हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ में। 71वीं BPSC की नोटिफिकेशन जारी हो गई है और उससे रिलेटेड जो घटना चक्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है ये है भारतीय इतिहास, और जो इसमें पहला सब टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पशुपालन और कृषि दोनों की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है इसके बारे में। तो देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्रारंभिक स्थल जो है वो मेहरगढ़ माना जाता है। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात करें और यहाँ पे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य स्थल प्राप्त हुआ है ये संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात जान सकते हैं हम लोग कि चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? कोल्डीहवा, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के घाटी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग का मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे चालकोलिथिक का अर्थ ये होता है, यहाँ पे कैल्कोलिथिक लिखा हुआ है पर यह है चालकोलिथिक। इसका अर्थ होता है कॉपर एज। ठीक है, यानी कि ताम्र पाषाण युग, जब लोगों को कॉपर की जो खोज है या जानकारी है वो हो गई थी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। तो इस संस्कृति के लोगों को तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण के प्रचलन भी मिलता है यहाँ पर, और इसको ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम लोग कहते हैं तो रेड ब्लैक पोट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो मृत भांड पाए जाते थे इसके ऊपरी इस हिस्सों पे लाल रंग की जो रंगाई होती थी या पुताई होती थी वो की जाती थी, और निचले स्थल पर काले रंग का प्रकार की चित्रकारी देखी जाती थी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रेड ब्लैक पॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रो हिस्टोरिक, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसका निर्धारण किया जाता है कि यहाँ पे लेखन कला जो है वो पाई तो जाती है लेकिन उसको डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब क्या लिखा है इन्होंने इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे काल को कहा जाता है प्रो हिस्टोरिक, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है, हिंदू घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं, पक्की ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला एवं वास्तुकला, और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पक्की ईंट की बनी इमारतें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नगर और कस्बे जो है वो एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक तरह का डिवीज़न होता है, यहाँ पे 90 डिग्री पे ईंट जो है वो रखी जाती है। जो नाली की व्यवस्था है बहुत सुव्यवस्थित ढंग से होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है शहरी सभ्यता या फिर अर्बन कल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। लोथल जो है वो हड़प्पा का बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। ठीक, पोर्ट है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है ये गुजरात में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शंस हैं लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है और ये एक पोर्ट स्थल है, यानी कि एक बंदरगाह है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है?
टेराकोटा यानी कि मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हल के शेप का एक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है टेराकोटा का बना हुआ। ऑप्शंस हैं धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, और यहाँ पे टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो जुते हुए खेत जो हैं इसके निशान मिले हैं यहाँ पे। ऑप्शंस है कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा। यहाँ पे काली चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसका नाम जो है कालीबंगा पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि कौन सा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और अभी करेंटली हमने देखा कि बनावली से पकी मिट्टी यानी कि टेराकोटा की बनी हुई हल प्राप्त हुई है, एक प्रतिकृति प्राप्त हुई है यहाँ से। अगर हम गुजरात के धोलावीरा की बात करें तो गुजरात के 2 स्थल हमने पढ़े, एक पढ़ा हमने लोथल और दूसरा है धोलावीरा। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। ठीक है, तो 10 चिन्ह हैं एक बड़े शिलालेख में, ये धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौन इससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है R.D. बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी जो थे ये एक तरह से प्रारंभिक व्यक्तियों में से थे जिन्होंने उत्खनन जो है वो स्टार्ट किया था, हड़प्पा कालीन उत्खनन। नेक्स्ट है K.N. दीक्षित। इनका भी नाम जो है ये एक आर्कोलॉजिकल के रूप में इनका भी नाम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स। ये भी जो है ये उत्खनन से संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये VA स्मिथ है। ये एक हिस्टोरियन है, ना कि आर्कोलॉजिस्ट। तो हिस्टोरियन है ये, इनका उत्खनन से कोई भी संबंध नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कुछ और अन्य विद्वानों के नाम जैसे कि K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि, इन सभी के नाम जो हैं ये सभ्यता की खोज के महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों ने दिया है। नेक्स्ट है बोगाज कोई। बोगज कोई जो है इसका महत्व इसलिए है क्योंकि, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी। और नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ यह वो स्थल है जहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इन अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का वर्णन जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो बोगज कोई जो है स्थल ये मिडल ईस्ट में स्थित है, मिडल ईस्ट में स्थित है, एशिया। यहाँ पे वैदिक देवी देवताओं के वर्णन मिलते हैं। इसको एशिया माइनर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यदि बोगज कोई या बोगाज कोई की जगह पे एशिया माइनर लिखा है तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंद्र, वरुण आदि देवी देवताओं के नाम जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये जो 10 राजाओं का युद्ध है ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पे 10 राज्ञ युद्ध भी कहा जाता है इसको, जिसमें 10 राजाओं ने पार्ट लिया था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भरतों की तरफ से इसमें राजा सुदास का नाम आता है। तो राजा सुदास जो है किससे जुड़े हुए हैं? दशराज्ञ युद्ध से जुड़े हुए हैं, जो कि परुष्णी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, इस तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यहाँ पे सोम जो है वो सोम एक तरह का पेय है, सोम रस की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है।
तो यहाँ पे ऋग्वेद में कुल अगर बात की जाए तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल और जो 10वां मंडल है, ये चारों वर्णों की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, जो 4 वर्ण होते हैं, कास्ट सिस्टम है, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ये 10वें मंडल में दिया हुआ है। अगर हम लोग 9वें मंडल की बात करें तो इसमें 114 मंत्र हैं जो सभी सोम को समर्पित हैं। ठीक है, तो सोम जो है ये आर्यों का मुख्य पेय माना जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ठीक, तो अभी हमने देखा जो 9वां मंडल है ये सोम और इस पेय पर नामांकित देवता पर को समर्पित है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ये ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के जो 3य मंडल है, याद रखिएगा 3rd मंडल से प्राप्त होता है। विश्वामित्र द्वारा रचित यह मंत्र है जो कि ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी मिलती है, परमाणु के बारे में कि सृष्टि जो है उसकी रचना जो है वो एटम्स के माध्यम से हुई है, परमाणु के माध्यम से हुई है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैशेषिक। वैशेषिक जो है ये कणाद के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो इस दर्शन के जो प्रवर्तक है, ठीक है, ये एक फिलॉसफी है, उसके जो प्रवर्तक हैं ये है महर्षि कणाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है ये अणुओं के माध्यम से हुआ है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है। तो महावीर स्वामी जो जैन गुरु हैं, ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म है ये कुंडल ग्राम में हुआ है। ठीक है, कुंड ग्राम या फिर कुंडल ग्राम में हुआ है इनका जन्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कुंडलपुर नाम से भी जाना जाता है। ये वैशाली के निकट स्थित है, यानी कि बिहार में स्थित है। इनकी जो माता थी वो उनका नाम था त्रिशला, जो कि एक लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो थे चेटक, उनकी बहन मानी जाती हैं। ठीक है, तो त्रिशला जो है ये लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी और इनके जो पिता थे महावीर स्वामी के, इनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु जो है निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है राजगीर, सांची, पावापुरी और समस्तीपुर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पावापुरी। यहाँ पे महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनका जो जन्म है ये कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट स्थित है। 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कई जगह पे आपको 550 भी दिखेगा, 550 भी दिखेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बट करेक्ट ऑप्शन हम लोग 599 के साथ चलेंगे। इनका जो मृत्यु है वो 527 ईसा पूर्व हुआ था। तो हम लोग ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो ईयर्स हैं वो कुछ इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो 599 में इनका जन्म हुआ था और इससे इस डायरेक्शन में यहाँ पे 527 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आएंगे 0 पे। ठीक, तो ये जो है इस तरह से ईसा पूर्व में चला जाता है, ऑपोजिट होता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 72 वर्ष में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी स्थान है जहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो यहाँ पे जमाली नामक व्यक्ति जो है, यहाँ पे ये जो जमाली हैं ये इनके दामाद हुआ करते थे। मतलब महावीर स्वामी जो थी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री हुई थी जिनका नाम प्रियदर्शना था। बाद में पुत्री का जो विवाह है वो जमाली नामक व्यक्ति से होता है और ये एक क्षत्रिय थे। बाद में ये इनके शिष्य बनते हैं और इस प्रकार से ये इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। हालांकि बाद में इन्होंने महावीर स्वामी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था और बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, बहुरतवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो जमाली के द्वारा की गई थी, जो कि इनके दामाद हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, तो यहाँ पे 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्व है, 14 उपपूर्व है। करेक्ट ऑप्शन है 14 पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 14 पूर्व जो है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये इन्होंने
सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है सारनाथ। सारनाथ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसको ऋषिपत्तन नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम जो था बुद्ध रखाया, ठीक है। तो बुद्ध के नाम से ये कहलाए जाते थे। इसके बाद इन्होंने अपने मत का प्रचार करना आरंभ कर दिया और सबसे पहले ये सारनाथ आए। यहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। तो ये जो प्रथम उपदेश है इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है और इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण क्या होते हैं, दुखों का अंत कैसे किया जाए और उसका समाधान क्या होता है। तो इसे 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी जहाँ पे इन्होंने अपना देह त्यागा था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण नाम से, ठीक है। तो ये अगर हम कुशीनगर की बात करें तो ये मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और 483 ईसा पूर्व ये घटना जो है ये हुई थी, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथों में इसे निर्वाण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है इसमें 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धार्मिक पुस्तक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है विनय पिटक जो कि संघ के संबंधित जो नियम और आचार होते हैं इसकी शिक्षा प्राप्त होती है विनय पिटक से। याद रखिएगा विनय किससे संबंधित है, संघ संबंधित जो नियम होते हैं या आचार होते हैं उनकी शिक्षाओं से। नेक्स्ट है सुत पिटक जो कि महात्मा बुद्ध के वचन हैं। और थर्ड है अभिधम्म पिटक जो कि दार्शनिक फिलॉसफी या सिद्धांत। नेक्स्ट है त्रिरत्न या फिर 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया। ये किससे संबंधित है, तो अभी हमने त्रिपिटक देखा, अभी यहाँ पे त्रिरत्न दिया हुआ है। त्रिरत्न के लिए ऑप्शन दिए हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन एवं ईसाई, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न, जिसमें कहा जाता है सम्यक धारण यानी कि दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ठीक है। तो सम्यक को सटीक शब्द से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, त्रिरत्न की संज्ञा जो है इनको दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म जो है दोनों लगभग एक ही तरह की बातें करते हैं। दोनों में ही जो वेदों से जो विमुख हो चुके लोग हैं उनको आश्रय दिया जाता है, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अहिंसा। तो दोनों ही अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है किस जगह पे ये दोनों धर्म जो है वो समान नहीं है, तो अहिंसा जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ही धर्म जो है ये वेदों के प्रति उदासीन हुआ करते थे। नेक्स्ट है आत्मदमन, ठीक है। आत्मदमन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो इसमें आत्मा जो है उसका पुनर्जन्म जो है उस तरह की बातें की गई है कि जो बुद्ध हैं उन्होंने कई बार जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। इस तरह की बातें जो है बौद्ध धर्म में कही जाती है। वहीं अगर जैन धर्म की बात की जाए तो ये लोग मोक्ष प्राप्ति पे ज़्यादा फोकस करते थे कि आत्मा जो है वो दोबारा जन्म नहीं लेती है और अगर हम लोग कठोर तपस्या करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, ठीक है। तो किस पीढ़ी का है ये पूछा गया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंचम पीढ़ी का जो है बोध गया का बोधि वृक्ष जो है वो इस वंश को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे पंचम पीढ़ी की बात की जा रही है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीपीएससी ने इसको मूल्यांकन के बाहर कर दिया था क्योंकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें। कहा जाता है कि करेक्ट ऑप्शन जो बीपीएससी ने माना है वो है 5th जनरेशन, बट रियल में 6th जनरेशन का हुआ करता था ये जो वृक्ष है। तो इसकी पीछे एक कहानी है, जैसे कि जो
जिस ओरिजिनल बोधि वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ह्वेनसेंग के अनुसार जो मूल वृक्ष है वो 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे 2 और अन्य वृक्ष लगाए गए, और जो करेंटली यहाँ पे बेस्ड है, जो अभी है वहाँ पे, वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक है, इसको 6th जनरेशन का इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखा जाए तो ये 2 बार इसको सम्राट अशोक ने लगवाया था, एक बार पुष्यमित्र शुंग ने लगवाया था, एक बार पूर्ववर्मा नामक व्यक्ति ने, और अंत में कनिंघम द्वारा इसको लगवाया गया था। तो इसको कहा जाता है 6th जनरेशन का वृक्ष। ठीक है, तो बिहार सरकार की बात की जाए तो पर्यटन विभाग की वेबसाइट जो है उसमें इसको 5th जनरेशन का बताया गया है, बाद में इसको इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की जो गुफाएं हैं इसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो याद रखिएगा, बराबर की जो गुफाएं हैं ये आश्रय गृह हुआ करते थे आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आजीवकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद करने की बात यह है कि बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं इसके साथ ही नागार्जुनी की जो पहाड़ियाँ हैं इसको काट कर आजीविकों के लिए आवास बनाने का कार्य तो ये अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बनाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे अगर अशोक की बात की जाए तो इन्होंने भी बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नाम से गुफाएं बनवाई थी। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मखली गोसाल, जो कि महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। बाद में उनसे कुछ मतभेद हो गए थे तो उन्होंने जैन धर्म को त्याग कर आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका जो मत था वो था नियतिवाद। ठीक है, तो नियति पे बिलीव करने वाले थे ये, भाग्य भरोसे रहते थे ये, तो इसलिए इन्होंने आजीवक नामक संप्रदाय बनाया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे उदयन। ठीक है, उदयन जो है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने पाटलिपुत्र नामक स्थान की बनवाया था, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर इन्होंने एक किला भी बनवाया था। ठीक है, तो गंगा और सोन नदी जहाँ का संगम जहाँ होता है वहीं पे पाटलिपुत्र नामक स्थान है। और इस तरह से जो मगध साम्राज्य हुआ करता था उसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी, बट उदयन ने इस राजधानी का स्थानांतरित कर दिया था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है ये उदयन से संबंधित है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो रहा है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली माना जाता है एक गणतंत्र राज्य था। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैशाली के लिच्छवी जो थे ये विश्व के पहले गणतंत्र स्थापित करने वाले लोग थे। इसके अलावा वज्जी संघ जो था ये भी एक गणराज्य हुआ करता था। साथ ही वैशाली जो है ये बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था। तो अगर रिपब्लिक स्टेट की बात की जाए तो लिच्छवी, वैशाली और वज्जी संघ जो है ये गणराज्य हुआ करते थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह और चंपा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह, जिसको गिरिव्रज नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस एक ही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो मगध पर जो शासन करने वाला पहला राजवंश था उसका नाम था वृहदत्त वंश। ठीक है, वृहदत्त वंश पहला राजवंश था जिसने मगध पर शासन किया। इसके जो पहले राजा थे उनका नाम था वृहदत्त, इन्हीं के नाम पे राजवंश का नाम पड़ा था और इनका पुत्र जो था जरासंध था। ठीक है, इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो राजगृह बनाई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो था बिंबिसार। ठीक है, तो यहाँ पे हर्यक वंश की बात हो रही है। इसके जो शासक थे ये बिंबिसार थे। बाद में इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो अजातशत्रु हुए और अजातशत्रु के बाद उदयन हुए।
उनके पुत्र थे। और उदयन ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे पहले जो सभी शासक थे उन्होंने राजगृह को ही अपनी राजधानी माना था, पर यहाँ पे स्थानांतरण हो गया है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है। तो अभी हमने देखा हर्यक वंश जो है इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा हुई थी। इनके पुत्र हुआ करते थे अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। ठीक है, तो कई पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान जो है किसने की थी, तो विलियम जोन्स नामक व्यक्ति थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने पहचान की कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई और नहीं सेंड्रोकोटस ही है। तो एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एंड्रोकोट्स और ये एरियन और प्लूटार्क ने कहा है। और अगर हम लोग सेंड्रोकोट्स की बात करें, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है जो जस्टिन ने कहा है। ठीक है, तो जस्टिन, एरियन और प्लूटार्क ये सभी हिस्टोरियन हुआ करते थे उस समय के। तो यहाँ पे किसी ने इनको एंड्रोकोट्स कहा है, किसी ने सेंड्रोकोट्स कहा है। सेंड्रोकोट्स की पहचान जो है वो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने अशोक के जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि, इसको डेसिफर किया था, मतलब पहचाना था कि क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो कि मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे मौर्य इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं मिलती है। किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक कौन है। तो अभी हमने देखा मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई किताब है ये इंडिका। इंडिका की बात की जाए तो इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसमें जो डिटेल में देखेंगे तो पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन था ये 30 सदस्यों के विभिन्न समितियों द्वारा होता था। और हर जो समिति थी, ठीक है, तो 30 सदस्य थे, मतलब समिति कितनी थी, 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ये सभी समितियां जो हैं ये बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है, तो एक तरह का टैक्स लगता था। कितना टैक्स हुआ करता था, तो 1/10 हुआ करता था, 1/10वां भाग हुआ करता था। और जो भी करों की चोरी करता था उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ठीक है, तो टैक्स सिस्टम जो था वो काफ़ी उस टाइम पे प्रोमिनेंट या फिर स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसका दूत था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूकस का एम्बेसडर हुआ करता था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो थे बृहदत्त। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बृहदत्त। यहाँ पे इनकी जो हत्या है ये इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और इसलिए शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम से संबंधित जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदमन, जिनका जो टाइमलाइन है वो 130 से 150 ईस्वी है। याद रखिएगा अब हम लोग ईस्वी में बात कर रहे हैं, यानी कि अब 0 से आगे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 0 से पहले ईसा पूर्व हुआ करता था और अब ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग सही टाइमलाइन पे चल रहे हैं। 130 से 150 ईस्वी में रुद्रदामन जो थे ये हुआ करते थे और इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जूनागढ़ से। और इसी अभिलेख पर अशोक के और साथ ही स्कंदगुप्त के लेख जो हैं वो भी प्राप्त होते हैं। इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो संस्कृत, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, साथ ही ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रति जो समर्पित थे वो थे राजा खारवेल। ठीक है,
खारवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कलिंग के जो चेदी वंशीय शासक हुआ करते थे इनका नाम था खारवेल। ये प्राचीन इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है। कलिंग यहाँ पे देखा जाए तो कलिंग जो है वो उड़ीसा प्रांत में स्थित है। और अगर इनसे संबंधित अभिलेख की बात की जाए तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त होते हैं। और इस अभिलेख में जो वर्णन है वो खारवेल के बारे में वर्णन किया गया है। इसके साथ ही याद रखिएगा ये जो अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और इससे ये भी जानकारी होती है कि इनका जो झुकाव था वो जैन धर्म के प्रति ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो कौन से वंश से है? तो यहाँ पे चेदी वंश से है। और इसी वंश को कभी कभी महामेघ वाहन भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था महामेघ वाहन। ठीक है, तो इनके नाम पर भी इसका ये जो राजवंश है उसका नाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे जो इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, इन्होंने अपनी एक रचना की थी जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त में की जो वीरता है और विजय है उनका वर्णन किया है और उसको भारतीय नेपोलियन का नाम दिया है। इसके साथ ही प्रयाग प्रशस्ति जो है वो भी इन्हीं से संबंधित है। इसके लेखक जो हैं वो हरिशेन है। इसमें भी समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया। ठीक है, तो याद रखिएगा हुड़ जो थे वो ये भारतीय आक्रामक हुआ करते थे और इनका जो दमन है या जो इनको पराजित किए हैं उनका नाम है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ठीक है, तो अप्रहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो बिना जोती हुई जंगली भूमि हुआ करती थी, यानी कि जिसका कोई लैंड यूज़ नहीं हुआ करता था उसको अप्रहत कहा जाता था। ठीक है, तो इस भूमि पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती थी, इसको अप्रहत भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा किस वर्ष में की थी? ठीक है, तो ये काफ़ी एक प्रकार का कठिन क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ईयर के बारे में, वो भी एग्जैक्ट ईयर के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी में सुंग युन जो थे चीनी यात्री थे, इन्होंने भारत यात्रा की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो प्रतियां थी उनको एकत्रित किया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ठीक है, तो यहाँ पे हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हुएनसेंग आया था। हुएनसेंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। इसके साथ ही जो यात्रा वृत्तांत है उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था हुएनसेंग ने, जिसको सीयूकी नाम से जाना जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, सीयूकी किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुएनसेंग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ये जो पुस्तक है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखी गई है। कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाते हैं कि किसके शासनकाल में इसको पूर्ण किया गया है? तो जयसिंह के शासनकाल में इसको पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन है जिसका नाम है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा उदंतपुर जो है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, उदंतपुरी भी कहा जाता है इसको। इसके साथ ही उदनापुर भी कहा जाता है इसको। तो प्राचीन काल में ये एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था जो कि बिहार राज्य में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ये पाल वंश के प्रथम शासक जिनका नाम था गोपाल, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी उदंतपुर की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।